एंड वेलकम, स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस। एटलस में आप ईरान और ग्रीक ढूंढिए, यूनान। ये जो शब्द है भारत या इंडिया, ये दो शब्द हम अक्सर अपने भारत के लिए सुनते हैं, अपनी कंट्री के लिए सुनते हैं, और ये सिंधु भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। ऐसा माना जाता है कि ईरान से और ग्रीक, यूनान से आने वाले यूनानी था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सुना होगा ना आपने। तो अलेक्जेंडर जो यूनानी था, उनके टाइम से लोग भारत में आ रहे थे, तो उनकी वजह से इस देश का नाम सिंधु से बिगड़कर इंडू और हिंदू हो गया। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में घुसे थे 2500 साल पहले, 2005 ईयर्स अगो, एंड वर फेमिलियर विद द इंडस। और यहाँ के लोगों से आके उन्होंने मेल जोल बढ़ाया। मेल जोल क्या बढ़ाया? उन्होंने यहाँ के लोगों पर आक्रमण किया और यहाँ से चीज़ें लूटी, और फिर धीरे धीरे कुछ लोग यहीं पे बस गए। जैसे जब अलेक्जेंडर आया था तो उसने यहाँ जितने भी देशों को, राजाओं को हराया था, उसके बाद वो यहाँ अपना सिपे सालार यानी सेनापति छोड़कर वापस लौट गया था। कॉल्ड इट द हिंडोज और द इंडोज, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। ईस्ट की साइड के हिस्से को, पूरब से आने वाले लोगों ने इसको इंडिया बोलना शुरू किया। द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को भारतवासी कहा जाता था। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, जो ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। 3,500 साल पहले जो संस्कृत की कृतियाँ हैं लिखी हुई, उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पुराने पास्ट को, यानी कि अपने भूतकाल को जानने के लिए कई प्रकार के, सेवरल मतलब सैकड़ों तरीके हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर द रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। कुछ उनमें से क्या है, किताबें ढूंढना और उन किताबों को पढ़ना। पुरानी किताबें भी मिल जाती हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। इनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट इंग्लिश में कहा जाता है इसे, क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। पाम होता है ताड़ का वृक्ष, लेकिन ये ताड़ के पत्तों पे नहीं लिखा जाता था, ये ताड़ की छाल पर लिखा जाता था। उसको मिला के एक वो बनाया जाता था कागज़, जिसके ऊपर ये लिखा जाता था। और ऑन द स्पेशल प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द ब्रिच विच ग्रो इन द हिमालयज। और नहीं तो एक हिमालय पे उगने वाला पौधा जिसको ब्रिच कहा जाता था, उसकी छाल से भी ये इस तरह का कागज़ बनाया जाता था जिससे लिखा जाता था। अब ये हैंड रिटन है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। ओवर द ईयर्स मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। बहुत लंबे समय तक संभाल के नहीं रखा तो क्या हुआ, कीड़ों ने खा लिया। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ नालंदा जल गई तो उसमें इसी तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत सारी डिस्ट्रॉय हो गई। बट मैनी हैव सर्वाइव, मगर कुछ उनमें से बच गई। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल, जो कि टेम्पल्स में संभाल के रखी गई थी। और मॉन्स्टरी होता है पाठशालाएँ, आश्रम वगैरह होते थे ना, आश्रम के लिए मोनेस्ट्री यूज़ किया है। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, द लाइफ्स ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस। बिसाइड देयर वर एपिक्स, पोएम, प्ले। मैनी ऑफ दीज were written in Sanskrit, other were in Prakrit, languages used by ordinary people and Tamil। 3 भाषाएं हैं जो पुरानी भाषाएं हैं। जैसे साउथ में तमिल भाषा सबसे पुरानी भाषा है, और नॉर्थ में
पहले प्राकृत बोली जाती थी, उसके बाद में संस्कृत में बातचीत होने लगी और संस्कृत काफ़ी लंबे समय तक बोलचाल की भाषा रही है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। अभी आपने क्या पढ़ा था? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से हैंड रिटन किताबें हैं, और इंस्क्रिप्शन है शिलालेख। शिलालेख होती हैं बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर राज आज्ञा लिखवा दी जाती है। अब आप कहेंगे राज आज्ञा क्या होती है? राजा ने कोई नियम बनाया, मान लीजिए एक छोटा सा नियम बनाया कि सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, कोई भी आदमी जो है वो इन 2 दिनों में अपना कुछ भी काम कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। अगर वो जॉब करता है तो उसे जॉब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। या वो ये कह देता है कि मंगलवार के दिन कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा। इसी तरह की आज्ञाएं खुदवा दी जाती हैं किसके ऊपर? शिलालेखों, चट्टानों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, ताकि वो पक्की परमानेंट हो जाए, उस बात को फिर कोई काटेगा नहीं। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। जैसे आपने रामायण में सुना होगा कि रामायण में जो घोड़ा होता है उसके मस्तक पर राज आज्ञा लिखी हुई थी, तो उसके मस्तक पर एक मेटल के उसके ऊपर सोने का पत्रा था, उस सोने के पत्रे के ऊपर वो सब कुछ लिखवा रखा था कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर inscribed so that people could see। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि कभी कभी राजा अपने ऑर्डर जो देता था, निर्देश जो देता था, उसको इन चट्टानों पर लिखवा देता था ताकि लोग उसे देख सकें। सी रीड एंड ओबे, देखें, पढ़ें और पालन करें। देम देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। तरह से राजा रानी जो किंग और क्वीन है, अगर उन्होंने कोई तालाब बनाया है ना, अभी आपने बिल्कुल रिसेंट बताती हूँ, कहीं पे भी मोदी जी जाते हैं तो उद्घाटन करते हैं, तो वो जब उद्घाटन करते हैं पर्दा हटता है तो वहाँ पे लोहे उसमें पत्थर के ऊपर लिखा रहता है कि ये काम जो है ये इन्होंने करना शुरू करा या शुरू किया है या उद्घाटन किया है ना। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। एग्जाम्पल के तौर पे राजा ने कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद में किन किन को हराया और हराने के बाद में उसने क्या काम किया, है ना। जैसे अमर जवान ज्योति है, भाई ये बनवाया, ये तालाब बनवाया है उन शहीदों की याद में, ये मंदिर बनवाया है उन शहीदों की याद में, या ये बगीचा बनवाया है उन शहीदों की याद में। इस तरह से कैन यू थिंक ऑफ द एडवेंचर्स of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस, इनमें फ़र्क क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कोई साइट बताई उन्हें कि वहाँ से खुदाई में कुछ चीज़ें निकली हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ जाएंगे, उनको देखेंगे और उसके बाद स्टडी करने के बाद बताएंगे कि कोई बर्तन या कोई सामान जो वहाँ से निकला है वो कितना पुराना है। और हिस्टोरियन उसे हिस्ट्री में जो जानकारी उनके पास है उससे उसे जोड़ेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। जैसे मैंने आपको कोई चीज़ बताई और आपने उससे मिलता जुलता कुछ आपको मिला और फिर आप ये बताते हैं कि हमने मैडम से सुना था कि उस समय के जो सिक्के थे वो तांबे के या पीतल के चलते थे, आज से 2000 साल पहले या 3000 साल पहले, और उससे पहले चांदी के सोने के सिक्के चलते थे। तो आप उस चीज़ को, अगर आपकी नज़र में वो चीज़ आएगी तो आप ये कहोगे कि हो सकता है कि ये उस काल का हो जो काल हमने पढ़ा था। तो हिस्टोरियन क्या हैं? जो पढ़ी हुई चीज़ों को उन चीज़ों से जोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा है। और आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? जो साइट्स होती हैं, जहाँ जो पास्ट उससे रिलेटेड साइट्स होती हैं जिसमें भूतकाल में क्या क्या हुआ है। जैसे अभी रिसेंटली आपके महेंद्रगढ़ के पास में निकला है जहाँ पे महाभारत काल की चीज़ें निकली हैं खुदाई में। तो अब आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे करेंगे कि क्या क्या सामान वहाँ से मिलता है, उनको झाड़ पोंछ के रखेंगे एक जगह पे, और फिर हिस्टोरियंस जो हैं वो उसको स्टडी करेंगे और ये बताएंगे कि हाँ क्या ये उस समय पे ये सब कुछ चलता था, क्या ये उस समय का है या उससे भी पुराना है। दे स्टडी द remains of buildings made of stone and brick, painting
एंड स्कल्पचर। किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं? बिल्डिंग जो पुराने बने हुए हैं, जैसे अभी पीछे आपने सिंधु घाटी का वो पढ़ा था, तो उसमें वहाँ पे उसने दिखाया था ना, बड़े बड़े नहाने के स्नानागार हैं, नहाने के वो है, स्विमिंग पूल है, और खाना इकट्ठा करने के लिए भंडार गृह है। मेड ऑफ द स्टोन, जो पत्थरों से बनते हैं। ब्रिक की स्टडी करते हैं। पेंटिंग है, स्कल्पचर है, मूर्तियाँ हैं या सिक्के हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट। एक्सकवेट का मतलब होता है, एक्सकवेशन का मतलब होता है खोदना, खुदाई करना। एक्सकवेट करना का मतलब खुदाई में मिले हुए। डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, खोद कर निकाले हुए सरफेस ऑफ अर्थ से। टू फाइंड टूल, वेपन, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स होते हैं गहने जेवर। एंड सम कॉइन, क्या क्या निकालते हैं खोद के? टूल, उस समय अस्त्र शस्त्र किस तरह के थे, वो टूल्स निकाले। वेपन, हथियार किस तरह के थे। पॉट, बर्तन कैसे थे। पैन्स, और ऑर्नामेंट जो गले में पहने जाते हैं और बाकी स्त्रियां पहनती थी, आदमी कैसे पहनते थे। एंड कॉइन, और सिक्के। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ इसमें से किसके बने होते हैं? स्टोन के बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं। अदर ऑफ बोन, कुछ बोन्स के बने होते हैं, हड्डियों के। बेक्ड क्ले और मेटल, पका हुआ। बेक्ड क्ले का मतलब होता है, आपने मटके देखे हैं ना, ये बनाते कैसे हैं? कच्ची मिट्टी से बनाते हैं और उसके बाद में इसको क्या किया जाता है? पकाया जाता है। बेक्ड क्ले का मतलब होता है पकाई हुई मिट्टी। इसमें बर्तन भी मिलते हैं और इसमें कुछ सिक्के भी मिलते हैं, और मेटल, और धातु। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इनप्रिजेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो चीज़ें हार्ड होती हैं वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करती हैं। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट what people ate in the past. Plants remain survive far more rarely. जो उस समय पे, अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? हड्डियों का अध्ययन करते हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिशेस की, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये मिट्टी में जाएंगी ना तो कीड़े मकोड़े इनको खा के ख़त्म कर देंगे। ये कहीं कहीं पे ही मिलती है, रेयरली मिलती है, और प्लांट्स तो उससे भी ज़्यादा रेयर हैं। आपको पता है, जो चीज़ प्रकृति की है वो प्रकृति में घुल मिल जाती है। तो प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, बहुत ही मुश्किल है कि प्लांट्स मिलें, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी मिली हैं। जैसे चावल के, मैंने आपको बताया, चावल है, जौ है, गेहूँ है, अलग अलग साइट्स पे ये ग्रेन मिले हैं। सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन द चार्स फॉर्म। अब किस तरह से पड़ा हुआ है वो? जैसे किसी चीज़ में दब गया और दबने के बाद में उस पर दूसरी लेयर पड़ गई और वो वहीं पे फिक्स हो गया, इसी फॉर्म में ये बचे हैं जहाँ से भी जो चीज़ मिल रही है। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या कपड़े उनको मिल सकते हैं? आपको लगता है ऐसा? कपड़े तो वैसे ही कपास के होंगे तो कीड़े मकोड़े खाई जाएंगे। हिस्टोरियंस, दैट इज़ scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscriptions and archaeology. अभी मैंने आपको बताया ना, हिस्टोरियंस कौन है? हिस्टोरियंस उस चीज़ की स्टडी करने वाले लोग हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया? आर्कियोलॉजिस्ट साइट पे गए और वहाँ से उन्होंने जो भी चीज़ें उन्हें मिली, मटका मिला या कोई सिक्के मिले, हड्डियाँ मिली और चीज़ें मिली, ये निकाल के वो वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद में हिस्टोरियंस उसको स्टडी करते हैं, फिर अपनी बुक से स्टडी करते हैं कि किस किस युग का ये टाइम का ये चीज़ था, है ना। फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंक्रिप्शन, पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखी होती हैं, इंस्क्रिप्शन जो कहीं पे उस पे दीवारों पे लोहे या पत्थर पे या किसी शिला पे लिखा रहता है, उससे आर्कियोलॉजिस्ट जो सामान प्रोवाइड करते हैं उनको कोलैबोरेट करके एक नतीजा देने की कोशिश करते हैं। वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। मतलब एक के बाद एक कड़ियाँ हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और एक तरह से ये एक एडवेंचर का काम भी है कि हमने जो पढ़ा है
उससे रिलेटेड हमें कोई चीज़ मिली है तो हम उसको बता सकते हैं कि ये हमने स्टडी करी है, देखो ये उस समय की चीज़ है ना। एक एक कड़ी को हम जोड़ते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड द आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज़ ऑल दीज सोर्स लाइक क्लू टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। तो अब क्या है, हिस्टोरियंस जो हैं, इतिहासकार, और आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता, वो दोनों क्या करते हैं, डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं, और जो चीज़ें उन्हें मिलती हैं उनको अच्छे से सारे क्लूज जोड़ के एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, बताने की कि पास्ट में ऐसा हुआ होगा। वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? We have used the word past in plural to draw attention to the facts that the past was different for different group of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of king and queen. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने इसका टाइटल देखा है, यहाँ पास्ट नहीं लिखकर, भूतकाल नहीं लिखकर पास्ट लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ड यूज़ किया है, भूतकालों के बारे में बताना है, बात कर रहे हैं वो, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग समय में अलग अलग पास्ट है। जैसे हर्डर्स हैं और फार्मर्स हैं। हर्डर्स कौन है? खाना बदोश लोग जो इधर उधर खाना ढूंढ रहे हैं, जंगलों में जाते हैं, खाना ढूंढ के लाते हैं, शिकार कर लेते हैं और इकट्ठा करते हैं, पेड़ों से जो फल गिरते हैं वो इकट्ठा करते हैं, जड़ों को लाते हैं, कंदमूल फल, इस तरह से वो अपने खाने का जुगाड़ करते हैं। लेकिन उसके उल्टा फार्मर्स कैसी लाइफ जीते हैं? बिल्कुल ही अलग जीते हैं। उनको कुछ एक सिलेक्टिव जगह जाना होता है जहाँ कुछ उगाने के लिए बीज बोते हैं और फसल काटते हैं। हर्डर्स का इनडेफिनिट है, उनका कभी मिल भी सकता है और कभी नहीं भी मिल सकता है। हो सकता है किसी दिन कोई बहुत ही बुरा दिन हो तो उस दिन खाने के लिए कोई फल भी ना मिले, कोई जानवर भी पकड़ में ना आए। लेकिन फार्मर्स के साथ में ये है कि उन्होंने दूध के लिए बकरी, गाय, भैंस कुछ पाल रखा है और खाने के लिए अनाज की व्यवस्था उनके पास रहती है। इसी तरह से राजा और रानी की लाइफ हर्डर और फार्मर की लाइफ से डिफरेंट है। द लाइफ्स ऑफ द मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु क्राफ्ट पर्सनस एंड सो ऑन। जैसे मर्चेंट है, मर्चेंट का क्या काम है? व्यापार कर रहा है, वो सामान इधर से जाके उधर बेच रहा है। और क्राफ्ट पर्सन क्या है? क्राफ्ट पर्सन उसके लिए सामान बना रहे हैं, है ना। कोई बढ़ई है तो कुर्सी बना रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है, कोई दूसरा कुछ बनाने का है लोहे का तो वो लोहे के औजार बना रहा है। और मर्चेंट्स क्या करते हैं? वो सामान बेचते हैं। लेकिन मर्चेंट की लाइफ ज़्यादा बेटर है बजाय क्राफ्ट पर्सन के। एंड सो ऑन, और इसी तरह से। ऑल्सो एज इज़ ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलोड डिफरेंट practices and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. अब जैसे ये बता रहे हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से जीवन यापन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने अंडमान आइलैंड बताया। अंडमान आइलैंड में मैं आपको बताऊं कि वहाँ 20 से 30 या 40 लोग ऐसे हैं, ये सारे आदिवासी लोग हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही जीते हैं जैसे पुराने एंशिएंट टाइम पे लोग जीते होंगे। वो पूरा फूड जंगल से लाते हैं, फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो जंगल से जो भी मिलता है, शहद मिलता है, और ये मतलब बिल्कुल सादा लाइफ है, उसी तरह की लाइफ है जिस तरह की लाइफ पहले लोग जिया करते थे। और ये जो जातियाँ हैं, अभी बीच में एक बार सुनामी आया था तो उस समय पे लोगों ने ये कहा कि ये लोग शायद इनकी डेथ हो गई है, अब ये कोई भी नहीं बचा होगा, क्योंकि बहुत तेज वेव थी और आधे जंगल तक चला गया था पानी। लेकिन उसके बाद भी ये सरवाइव करके गए, क्योंकि ये प्रकृति को आपसे और हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। बाय कंट्रास्ट, most people living in the cities depend on other by supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. ये सब कुछ पुराने टाइम पे भी ऐसे होता था कि अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। किसान जो है वो गाड़ी नहीं बना सकता, तो इसलिए वो उसके लिए डिपेंड रहेगा दूसरे पे। हल नहीं बना सकता, वो लोहार भी चाहिए उसको और कारपेंटर भी चाहिए, है ना। Besides, there is another kind of difference
वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। जो विक्ट्रीज़ की हैं उन्होंने, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए वो क्या करते हैं, अभी आपने पढ़ा इसमें पहले कि वो इंक्रिप्शंस बनाते हैं। जर्नली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग folks, gatherers, farmers और herders did not keep record of what they did। अब जो राजा महाराजा हैं वो तो रिकॉर्ड रख सकते हैं क्योंकि वो तो बड़े आदमी है ना, और आप तो बहुत छोटे आदमी हो, तो आप क्या रोज़ का फिशिंग करने वाला कोई पर्सन है तो क्या वो रिकॉर्ड रखेगा कि कल कितनी मछलियाँ पकड़ी थी और आज कितनी पकड़ी हैं, और या फिर मैंने पूरे महीने में कितनी पकड़ी। उसने तो पकड़ी हुई, बेची और खा गया। तो मतलब हर आदमी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए आम लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। उनसे जुड़ी उनके सामान मिलते हैं, जैसे मटके हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, खिलौने बच्चों के हो गए। What do dates means? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letters BC, before Christ, add on. In this book, we will refer to dates going back from the present, usually 2000, as our starting point. अब यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपसे कोई डेट पूछेगा तो आप डेट कैसे बताओगे, पहले डेट बताओगे, उसके बाद में मंथ बताओगे और उसके बाद में ईयर बताओगे। लेकिन कई जगह पे आप डेट जब देखोगे तो वहाँ पे BC लिखा होगा डेट सन के बाद में, तो इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जब ये यीशु मसीह पैदा हुए थे उससे भी इतने साल पहले। तो ये कुछ लाइंस हैं जो पीछे लिखी हुई हैं, उसको एक बार पढ़ के देखते हैं ताकि हमें डेट्स पढ़ने में, अंदाज़ा लगाने में कि कितने साल पहले ये घटना घटी, उसमें हमसे कोई मिस्टेक ना हो। जैसे आप यहाँ पे देखिए, लेटर विद डेट्स BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। BC लिखा है तो उसका मतलब बिफोर क्राइस्ट है। और यू विल समटाइम्स फाइंड AD का मतलब है एनो डोमिनी, इसका मतलब है कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड दैट इज़ क्राइस्ट। I.E. क्राइस्ट लिखा है, इसका मतलब दैट इज़ होता है। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। AD 2012 का मतलब आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। समटाइम्स CE इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC। The letter CE is common era and BCE is before common era। अगर BCE लिखा है तो before common era है। We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago, and sometimes the letters BP meaning before present are used। ये शॉर्ट फॉर्म है और इनके साथ में ही लिख दिया है जो इसके फुल फॉर्म है, कि इसका मतलब ये होता है। आपको पता है बहुत समय तक अंग्रेज़ों ने बहुत सारी कंट्रीज़ पे राज किया है, तो इसलिए मैक्सिमम इंडिया उनमें से एक है, इसलिए सब जगह पे अब क्रिश्चियन एरा ही काउंटिंग होती है डेट में। जब डेट लिखी जाती है तो उसमें क्रिश्चियन एरा ही मेंशन की जाती है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपके कोई भी डाउट्स बचे नहीं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।